Hello and welcome to this edition of The Big Fight right here on NDTV. We are in Lucknow and it's a oft-repeated, often cliche expression but very true also that the road to Delhi is via Lucknow. Lucknow has decided who is going to be the political ruler over here. It's the BJP, for the first time an incumbent repeated in over 3 decades. But is Mandate 22 equals Decision 2024? That's the most important question. You see, this is not a debate in isolation in Uttar Pradesh. It's got to do with the electoral outcome in other states as well. So on the big fight tonight, can 2022 have its impact on 2024? Let's debate. मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर मेहमान जो हमारे साथ जुटे हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाफिज किदवई हैं, आप राइटर हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ और हमारे पुराने साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। अतर काजमी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर लखनऊ में। फैज़ान खान फ्रॉम द बहुजन समाज पार्टी, आपसे बहुत सवाल पूछने हैं क्योंकि आप सरकार बनाने जा रहे थे लेकिन सबसे कम सीट आई सरकार बनाने के दावों के बाद भी। इतना गलत कैसे कोई हो सकता है? वैभव महेश्वरी, आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही है पंजाब में, लेकिन इसके मायने क्या होंगे विपक्ष के स्पेस में, आपके पास भी आएंगे। ज्योति राज्य, आप छात्र नौजवान अधिकार अभियान से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद अफजल जी, आपका भी बहुत, आपका शुभ नाम? मोहम्मद आबिद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से लड़े जी, नगर सचिव जी, मुकाबला आपने भी किया, सीटें भी बढ़ी लेकिन सरकार नहीं बन पाई। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही? बहुत अच्छी रही, हम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, हमारे अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा मेहनत किया और हमारे साथियों ने तो बहुत मेहनत किया। हम लोग का सब लेकिन देखिए हम लोग को अच्छा प्यार नहीं मिलता यहाँ के आवाम से, जितना हम लोग को वोट मतलब को नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती है। ये तो कहिए कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन मोहम्मद साहब देखिए, ऐसा है जो जीता वही सिकंदर। नहीं देखिए, एक बात समझ लीजिए, आईना हमने आप लोग को दिखाया, हमारे रविदास भाई का समझ लीजिए, जहाँ पे ये सब रखा हुआ था, ये सब जो तो पेटियाँ रखी थी वहाँ पे ताला तोड़ने जा रहे थे। आपने देखा होगा कि योगी जी क्या गोरखपुर में एक कूड़ेखाने के अंदर आपके सामने। बिल्कुल, वो बात सही है, लेकिन आपका ये कहना है कि इस वजह से हार गया? जी जी बिल्कुल, नहीं जीत जाते। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक जगह नहीं 20 जगह ये सब हुआ है। अरे इनको तो ये चाहिए था जहाँ पे ये हमारी पेटियां रखी थी वहाँ इनको टीवी लगाना चाहिए, फोर्स लगाना चाहिए। टीवी तो थे ही वहाँ पर, सीसीटीवी था। कुछ नहीं था भाई साहब, हम लोगों ने यहाँ लगवाया, हम लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया। ठीक है डॉक्टर मौर्य, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक ही आरोप है जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर लगता है और वो ये है कि ईवीएम टैंपरिंग कर दी या गड़बड़ कर दी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि कचरे की पेटी में ईवीएम मिल रही है, बैलेट बॉक्स मिल रहा है और उसी वजह से वो हारे, नहीं तो वो तो जीत गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर कर दिया था कि वो जो घटना हुई है वो इस तरह की ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि बौखलाहट में 2 दिन पहले से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि ये हारने वाले हैं चुनाव और इसीलिए ये बस माहौल बना रहे थे जनता के बीच में कि इनको ये ना लास्ट में कहना पड़े कि हम हारे हैं तो इस वजह से। तो जो रीज़न है वो यही है कि जिस तरह से सपा की गुंडागर्दी से लोग परेशान थे, वो फिर से नहीं चाहते हैं वो शासन। और बीजेपी के सरकार में जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता को लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली, कहीं ना कहीं इसी वजह से दोबारा प्यार मिला है और कमल खिला है। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम बातें हुई, 40% सीट दी, बड़ा नोबल आइडिया था और एक ऐसा पहल थी जिसका सबने स्वागत किया, सारे राजनीतिक दलों ने, सारे कमेंटेटर्स ने। लेकिन चुनाव में हार जीत तय होती है और ये तय होता है कि कौन जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात है। आपको लगता है कि परफॉर्मेंस कांग्रेस की लगातार गिर रही है और सिर्फ यूपी में ही नहीं, आप देख लीजिए सब राज्यों में वही हाल हुआ। ऐसे में कांग्रेस का ये दावा करना कि भाई मुख्य विपक्षी तो हम ही हैं, ये कौन मानेगा? आप
देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी हार को बहुत विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसकी बधाई देते हैं। लोकतंत्र में या तो हार होगी या जीत होगी। हार होगी तो हम दूनी ताकत से काम करेंगे। ये निश्चित रूप से आपकी बात संकेत भाई सही है कि हमने व्यवस्था बनाने के लिए, हमने सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करी, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि एक पोस्टर गर्ल हमारे साथ भी हैं, यहीं पर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। इनको बधाई। आप पोस्टर से निकल के आप बीजेपी में चली गए। जी, तो मेरा जो मानना था कि हम व्यवस्था को बदलने के लिए लड़े, जनता के बीच में अपने संगठन को पहुंचाने में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सफल हुए, लेकिन अपनी बात पहुंचाने में शायद राजपूत जी बात यही हो रही है कि क्या आप पोस्टर से आगे नहीं बढ़ पा रही है कांग्रेस पार्टी? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि हम शायद अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। हम इस कमी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन और टाइम से कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। राजस्थान में हम लोगों ने सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, झारखंड में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, पंजाब में अब तक थी, उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल है, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है, इस समय मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, कर्नाटक में मुख्य विपक्षी दल है, और केरल में मुख्य विपक्षी दल है, तमिलनाडु में हम लोग सत्ता चला रहे हैं, असम में मुख्य, मतलब अभी मुख्य रूप से ऑपोजिशन आप ही हैं। आप निश्चित तौर पर एक चीज बहुत साफ है, कल से मैं सुन रहा हूं आप लोगों के यहां पर कि साहब वो केजरीवाल जी अब नेशनल पॉलिटिक्स, बिल्कुल उनको स्वागत है, पंजाब में उनकी जीत हुई, उनको बधाई, लेकिन उनको पंजाब चलाने के लिए पंजाब की जनता ने दिया है या उनको अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स राष्ट्र की यानी प्रधानमंत्री के लिए दिया है? अभी तो उनको चीफ मिनिस्टरशिप के लिए दिया है ना, तो वो चलाएं, अच्छी बात है, और बाकी जनता तय करेगी। हम लोग तमाम हार और तमाम जीत से परे चलते हैं। एक बड़ा पुराना सा शेर कह करके बात खत्म कर रहा हूं, कहते हैं ना कि कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ठीक है फैजान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। क्या हुआ, आप तो सरकार बनाने जा रहे थे, 2007 से भी ज्यादा बहुमत लाने वाले थे, यहाँ तो इतना कम हो गया कि मतलब सबसे कम है। नहीं, बिल्कुल। आज सुबह ही आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप सब लोगों ने देखा, और हम इस हार को स्वीकार करते हैं, और जो भी हमारे में गलतियां रही हैं उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की चाल रही है, इसमें वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो अपनी चाल थी वो बखूबी की, 80-20 का जो उन्होंने दिया, और समाजवादी पार्टी ने जो एक 20 का जो अपने ऊपर आरोप लिया, मुसलमानों ने साफ तौर से एक तरफा बीजेपी हराओ अभियान के चलते समाजवादी को, क्योंकि मेरा सवाल दूसरा है, ये इतना गलत कोई कैलकुलेशन में कैसे हो सकता है? इतना गलत कहाँ? 207 से भी ज्यादा सीटें आप लाने का दावा कर रहे थे कि 2007 से भी ज्यादा आ जाएगा, और उसके बाद एक सीट आई। देखिए, बिल्कुल। और अब जो आप देखिए, ऐसा है फैजान साहब, अब जो जिस तरीके की बात हो रही है कि उन्होंने प्रचार ऐसा कर दिया, उनके दुष्प्रचार से बहन कुमारी मायावती का ही ये कहना है कि हम ये सब नहीं करते, तो अब जब जो कर रहा है, अब आप उसको क्यों कोस रहे हैं? नहीं, प्रचार आप भी कर लेते। जिस तरीके से भारतीय भाई प्रचार कैसे कर लेते, आपने देखा, आप लोग जब सवाल पूछते थे कि बहन जी कहाँ हैं, जब बहन जी आगरा से रैली अपनी स्टार्ट की तो किसी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। आपने देखा सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के थ्रू ये बना दिया माहौल उत्तर प्रदेश। ये क्या बात, मतलब मीडिया की वजह से बसपा हार गई? नहीं, बसपा सिर्फ मीडिया की वजह से नहीं हारी, ये जाति सूचक जो अखिलेश यादव जी ने बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने। साहब फैजान साहब, मुझे आप ये बताइए, तो फिर ये तो वो हो गया ना कि आप बैठ करके बस ये इस चीज के नहीं कर पाए, जो आप टीम बताया गया, नहीं, समाजवादी पार्टी बीजेपी को ना बोल के बार-बार बसपा को बी टीम बताई, उसका तोड़ हम इस चुनाव में नहीं। राजनीति, एक सेकंड फैजान साहब, राजनीति में अगर आप इतने मजबूत और सक्षम नहीं हैं और आप ये समझें कि एक वोट बैंक आपकी बपौती है, वो तो नहीं हो सकता। तो आपको लगता है ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप मान बैठे कि ये तो हमारे साथ है ही नहीं? वो हमारे साथ है ही नहीं। वो सारा जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हराओ अभियान जो चला, उस पर पूरी तरीके से बीजेपी ने ही ये बात कह दिया कि समाजवादी पार्टी उसके टक्कर में है, जिसके वजह से जो 20% वोट कंसिडरेट हुआ वो समाजवादी की तरफ। बताइए। भाई साहब, ऐसा है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया था, जब भी हम लोग को मिला था। आज मैं जो हरा हूँ, या अवैसे कि यहाँ पे क्या करने आ गया, यहाँ पे इन लोगों के वजह से भी हम लोग वोट आ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप, कांग्रेस के वजह से हम लोग आ रहे हैं। जो भाई तो आप देखिए, छोड़ दे, तब आप बीजेपी को हराओगे। आप बताइए, यादव बेल्ट में तीसरे चरण में 59 सीटों में जो इनका कोर वोट था, 59 सीटों में 45 सीट बीजेपी जीतती है, ये कैसे मुमकिन? हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया होता तो आज हमारी 100 सीट और आती। अच्छा, एक सवाल देखिए, ये ना हुआ होता तो वैसा हो जाता, ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आ रहा हूँ। आपको लगता है कि विपक्ष में
अभी सबसे बड़ी लड़ाई यही हो रही है कि अपनी हार की वजह गिनाना वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि ये ना होता तो ऐसा हो जाता, यूं ना होता तो बसपा अगर अपने वोट रिटेन कर लेती तो सपा जीत जाती। तमाम बातें इस तरीके की बोली जा रही क्योंकि बीएसपी का वोट शेयर गिरा है और कांग्रेस का भी। संकेत जी, होता यही है कि जब पार्टी हारती है तो वो अपनी तमाम बहानों को पहले से जहन में बनाती है कि हमें कहना क्या है, लेकिन यहाँ पर जो अहम बात कहने वाली चीज़ है वो यहाँ पर उसी तरह के इस इलेक्शन को बाइपोलर बना दिया गया और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत कायदे से और बहुत अच्छे ढंग से संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी तारीफ भी होना चाहिए। लेकिन कुछ बाइपोलर उन्होंने बनाया, बीजेपी ने बिल्कुल बिल्कुल बनाया है, मेरा मानना ये है एक जर्नलिस्ट के होने के नाते। और दूसरा सवाल, सबसे अहम ये चीज़ है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत सारी कमी आ रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रेटिंग से नीचे आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग सिर्फ इलेक्शन ईवीएम की बात नहीं है, ईवीएम बिल्कुल क्लियर है, ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सख्ती होना ज़रूरी है। ये सिर्फ अपने बहाने बनाएं वो एक अलग बात है, इन सबों को अपने तौर पर फिर सोचना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और तमाम दीगर कांग्रेस को भी, कि वो कहाँ पर कमी किए हैं और उस कमी को कैसे दूर किया जाए। मैं वैभव जी के पास जाना चाहता हूँ, एक सेकंड। वैभव जी, ऐसा है आपकी पार्टी ने पंजाब में 8.5 साल में, ये भी अपने आप में एक नया इतिहास है कि 8.5 साल में 3 बार आप दिल्ली जीते और 1 बार आप पंजाब जीत गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब विपक्ष की बात होती है तो क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को एक बढ़ी हुई पोजीशन में देखती है विपक्ष में? जैसे तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस को ये लगता है कि अब वो राष्ट्र की राजनीति करें क्योंकि कांग्रेस वो करने में विफल हुई है, तो आपको लगता है वही दावा आम आदमी पार्टी भी पेश कर सकती है? ऐसे में इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी कहाँ जाएगी? संकेत जी, देखिए 70 सालों में जो राजनीति हुई वो अलग थी और पिछले 7 सालों में राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी ने उस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा बदला है। वो ये कि एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ है जो ये कहती है कि हमने काम किया हो तो वोट देना। और काम कैसे है? जो आम आदमी की रोज़मर्रा की समस्याएं जो बहुत कॉमन है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करना चाहते, हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को क्रिएट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, परिवहन मिले, रोजगार मिले और कानून व्यवस्था का राज हो। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीज़ आज तक कही गई लेकिन डिलीवर कभी नहीं हुई। हमने बस उस गैप को खत्म किया है और वो डिलीवर किया है। और डिलीवर कर, जब एक जगह डिलीवर करने का मॉडल हमने, आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं विक्ट्री अपने आप होगी। इफ यू कीप डिलीवरिंग यू विल बी विक्टोरियस। हम ये कह रहे हैं कि अगर बहाने बनाएंगे कि हम इस वजह से हारे, इस वजह से जीते, तो काम कभी नहीं होगा और पब्लिक का कोई भला नहीं होगा। पार्टियों के पास भी ये बहानों के अलावा कुछ बचेगा नहीं। कहना ये चाहिए कि हमने काम किया हो तो वोट दो और आगे का क्या रोड मैप है उसका पूरा जानकारी जनता को दो। मुझे लगता है जनता स्वीकार करेगी और आगे भी हमारा रोड मैप यही है। नेशनल ऑप्शन ये है कि पंजाब, चूंकि अब ऐसा था कि दिल्ली में हमारे पास पावर नहीं थी, पंजाब में हमारे पास पावर होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये इस वजह से हम काम नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप दिल्ली वालों को ये नहीं बोल पाएंगे कि पंजाब पराली जला रहा है, अब आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। पंजाब का जो पराली का प्रॉब्लम है इस बार अगर हो गया तो आम आदमी पार्टी उसके लिए जवाबदेह, ये है मेन बात, जवाबदेह होगी। एक साइंटिफिक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को साइंस के जरिए दूर किया जाएगा। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। इस बार अक्टूबर में, नवंबर में जब पराली की समस्या अगर हो तो आप आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन। बिल्कुल, आपको भी घेरूंगा और दिल्ली में भी घेरूंगा समाज एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को। मैं ज्योति जी के पास जाना चाहता हूँ। इस बार अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा था ही नहीं, ये तो चुनावी मुद्दा था। आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इसमें? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये कह देने से कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। अमित शाह जी ने जिस तरह कहा चुनाव से पहले कि सरकारी नौकरी मांगने वाले कम्युनिस्ट हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और उनको जो चुनाव लड़ाने वाली ताकतें हैं, ये साफ है कि ये जो है ये कॉरपोरेट पसंद लोग हैं और कॉरपोरेट जो है इसमें पूरी ताकत लगाया था इनके साथ में चुनाव लड़ाने में और उसने लड़ाया क्योंकि उसका एक इशू है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए मुफीद है। उसने साफ कहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। मोदी जी ने कल ही कहा है कि डिफेंस और रेलवे की वो ज़मीनें बेचेंगे। तो अगर ये PSUs बिकेंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बिकेंगी, तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट्स कहाँ से जनरेट होगा? इसके साथ ही सवाल खड़ा होता है रिजर्वेशन का। सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई रिजर्वेशन के लिए। केशव मौर्य जी तक रिजर्वेशन के सवाल में चुनाव हार गए। अगर सामाजिक न्याय की सारी ताकतें जो उनके अंदर बैठे लोग भी थे जो उसका थोड़ा पक्ष लेते थे वो भी चुनाव हार गए। इसका मतलब ये साफ है कि बीजेपी का एजेंडा कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का है और एक बात साफ है कि ये लड़ाई और तेज होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल और तेजी से खड़ा होगा, इसमें कोई कमी। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या मुद्दा था इस बार चुनाव? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि एजुकेशन की जो हालत कर रखी है यहाँ पे यूपी में,
कि किसी भी तरीके से आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे सीट्स नहीं हैं, बहुत सी सीट्स खाली पड़ी हैं, वहाँ पे नहीं। तो एजुकेशन सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा रहा था, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। उस मुद्दे पे हम लोगों ने वोट किया है। ठीक है, मैं अब्बास जी के पास आना चाहता हूँ। आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार लगी। गोरखपुर में आपने सीधा योगी आदित्यनाथ को ही चुनौती दे डाली, लेकिन उसके बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ओवैसी जो हैं वो आए, उन्होंने भी ये बोला कि अखिलेश ने क्या किया मुसलमानों के लिए, वो भी चुनाव लड़े, बहुत ही मतलब ओजस्वी भाषण दिया उन्होंने, लेकिन वोट नहीं आ पाए। आपको लगता है कि भाषण देना और उसको वोट में तब्दील करना दो एकदम अलग अलग चीज़ें? देखिए, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आप सबको बताऊंगा जो कि एक बीजेपी के मिनिस्टर ने मुझे बताई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, आप जानते हैं हम अभी नए हैं, दल भी हमारा नया है, हमारे लोग भी नए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से जिस तरीके से आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को और उनके लोगों को, हमारे लोगों को, कि धरातल पे आके जिस तरीके से समाज के लिए लड़ने का काम किया है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने का मामला हो, चाहे CNRC के मामले में जामा मस्जिद में चंद्रशेखर आज़ाद जी की गिरफ्तारी हुई हो, तो तमाम दल के लोग थे जिन्होंने 70 सालों से 30 सालों से मुसलमानों के वोट पर राज किया, सत्ता बनाई, हुकूमत किया, लेकिन कहीं उनकी आवाज़ पे उनके लिए खड़े नहीं हुए। तो आज नए ज़रूर हैं, लेकिन ये हमने अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत दर्ज कराई है। आप ये कह रहे हैं ये लंबी लड़ाई है जो आगे भी चलेगी राजनीतिक रूप से? लंबी लड़ाई है, और हमने ये भी साबित कर दिया कि देखिए हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमने उस तानाशाह व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ के दिखा दिया कि देखिए हम चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे ओवैसी हों, चाहे बसपा हों, सब पर आरोप है बी टीम होने का। जी नहीं, आप हमको नहीं कह सकते बी टीम, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने तो जो इस प्रदेश के जो मुखिया थे गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे, उनके सामने मैंने जाके दमदारी से चुनाव लड़ा और उनके गोरखपुर में जाके झंडा गाड़ा है। तो ये कैसे आप साबित कर सकते हैं कि हम बी टीम है? मैं इससे पहले हाफिज साहब आपके पास आऊँ, डॉक्टर मौर्य, मेरा सवाल ये है कि देखिए सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव जीत गए, आपको लगता है बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा जो कि इस चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बना, इतना बड़ा, गांव-गांव में हम लोग गए हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, और लोग अपने आप से आए, ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको लिख करके दे दिया है कि जाओ उनके पास चले जाओ। आपको लगता है वो मुद्दा खत्म हो गया सिर्फ इसलिए कि आप जीत गए? जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी सरकारी नौकरी को लेकर के, अब आपको नहीं लगता आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? बिल्कुल सही कहा आपने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से निभाने का हर एक वो प्रयास करेगी, क्योंकि अब हम सब ने ये देखा कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों से कोविड से हम सब इतने बुरे फेज से बाहर निकले हैं, अब फिर से एक जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें फिर से नौकरियां दी जाएंगी। और जितने लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, मैं उनसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पहले कितनी नौकरियां मिला करती थी लोगों को। तो ठीक है, उस चेंज के लिए, जिस चेंज के लिए जनता ने हमें फिर से यहाँ पे बिठाया है कि हम एक चेंज ले आएँ, जो बेरोजगार हैं, जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनको नौकरियाँ मिले, इसके लिए हर एक संभव प्रयास हो रहा है और वो जारी रहेगा। फिर से हमारी सरकार आ चुकी है और स्ट्रैटेजी हम लोगों ने। अब एक सवाल मैं रफत जी से पूछना चाहता हूँ, और मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि 2022 के नतीजे 2024 पर उसका इम्पैक्ट रख सकते हैं? नहीं, देखिए, लगातार अगर आप 5 साल से देखिए तो अगर किसी ने ज़मीन पे संघर्ष करा तो प्रियंका गांधी जी ने, और जिस तरीके से मुद्दों की लड़ाई करी है, और ये राजनीति के इतिहास को बदलने की एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ते रहेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक शेर से हम अपनी बात कहेंगे, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है। तो हम इससे डर नहीं रहे हैं हमारे क्या नतीजे आए, हम इस पर जा रहे हैं कि हम आगे संघर्ष करते रहेंगे, और संघर्ष लगातार इस राजनीति को जो जनता की भावनाओं से खेलती है, जो जनता के क्षेत्रीय समस्याएं मुद्दों पर जो है अडिग नहीं है, तो हम उस नहीं, लेकिन जैसे आप देखिए अभी वैभव जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली, उन्होंने बोला आप जनता को कन्विंस कीजिए ना कि आप एक विकल्प हैं। अगर आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद बैठ करके फैजान साहब की तरह ये बोलना कि उन्होंने ये कर दिया, नहीं तो हम तो जीते ही पड़े थे। हाँ, पर आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, नहीं तो हम तो एक रीजन बताया ड्यू टू दैट। अब आप बताइए, ये तो बहाना लगता है फैजान साहब। अच्छा ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, क्या आपने खबर नहीं कि अभी इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया, क्या इलेक्शन कमीशन ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ ईवीएम को लेकर ड्रामा हुआ है बनारस में? क्या ईवीएम को लेकर सोनभद्र में ड्रामा हुआ है? तभी तो उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन बीजेपी का झूठ इतना बड़ा है, छुप जाता है। डॉक्टर मौर्य का जवाब। अभी महंगाई की बात कर रहे हैं
और महंगाई की बात करने वालों को मैं बता दूं, 1 सीट पाने वाला नंबर 1 विक्रेता, 2 सीट पाने वाला नंबर 2 का विक्रेता। उसका कारण ये है, महंगाई की बात करने वाले सबसे ज्यादा सीट के पैसे लेते हैं। तो ये तो तरीका है। और महंगाई, एक मिनट, इनके समय में क्या महंगाई नहीं थी? इनके समय में क्या बेरोजगारी? एक करके स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। पहले ये अपने समय की बात कर लें, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से घर लोगों को समाजवादी के सामने अब सुरक्षा। एक सवाल होगा, आपने काला चश्मा पहना, आपको सब काला काला दिखाई दे रहा है। नहीं, काला नहीं दिखाई देता, ये जनता को दिखाई देता है। क्या लखीमपुर खीरी जहाँ से 8 सीट बीजेपी जीत गई, क्या वहाँ पे क्या थार जीप नहीं चढ़ी थी? अब लेकिन वही बात है संकेत जी, जो जीता भाई सिकंदर। हमने कहा जो हमारे अंदर कमी रही होगी, संगठन को और मजबूत करेंगे। जो लोगों के दिल को जीतता है वो होता है सिकंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। लेकिन ये भी बात सच है कि वो जीप चढ़ी थी, उस जीप को चलाने वालों को बचाने का एक प्रयास हुआ था, ये भी एक सत्य है। ये कह देना कि अगर आप जीत गए तो उस वजह से वो सारी चीजें जस्टिफाइड हैं, वो कोई नहीं मान सकता, और आज भी आप मान ही नहीं सकते। ये भी बात, वोट पाकर बीजेपी पाया है तो उसके विपरीत कितना वोट आपके पास है? इसका मतलब जनता आज भी ज्यादातर आपसे खिलाफत में है, ये बात मानिए। ज्यादातर हमारे पक्ष में है। 42%, कितना परसेंट है बताइए तो? नहीं, पर ये तो देखिए एक बड़ा अजीब सा आर्गुमेंट हो गया, क्योंकि इस हिसाब से तो फिर चुनाव ही नहीं कोई जीत सकता। जैसे बीएसपी भी जब जीती थी 2007 में, तो आपके 30.5% वोट थे। आप कोई पलट के कह सकता है 70% तो आपके खिलाफ थे। बिल्कुल खिलाफ था, इसीलिए तो जब सरकार बनती है अगर बहुमत के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। भाजपा पे जिम्मेदारी। एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है सरकार बनी है, लेकिन सच्चाई की सरकार बनना चाहिए। गंगा जमुना की तहजीब होना चाहिए। हमारे मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। कहा था साहब आप लोग अपना मतलब वो जो बैंक और उसमें करिए 15 लाख मिलेगा है। और उन्होंने ये भी वादा किया था गैस सस्ता होगा, तेल सस्ता होगा। कहाँ तो सस्ता हुआ? सस्ता तो ये हुआ जैसे 80 में था पहले, उसको 60 करते है। पेट्रोल होता बताइए आप 60 में हम लोग लेते थे, 100 रुपया हो गया। अभी और बढ़ने वाला है। एक मिनट रुकिए, हमको बात करने दीजिए। ये सब क्या चीजें है? इनको जो बात करना चाहिए सच्चाई वाले में लाइए। अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से, और यहाँ से शुरू करते हैं। हाफिज साहब आप बताइए, आपकी क्या रीडिंग है? जिस तरीके से चुनाव आपको लग रहा है कि अब जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है इनविंसिबल, आपको लगता है मोदी इनविंसिबल हो गए हैं, अब उनको हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे और उसके बाद विजयी हो जाएंगे? नहीं, कतई नहीं हराया जा सकता है बहुत, अगर संगठित तरीके से लड़ा जाए। इस जैसे मोदी जी ने कहा कि 22 में 24 की पटकथा लिख दी जा चुकी है, ये सच बात कहने लिख दी, लेकिन खाली उन्होंने नहीं लिखी है, अखिलेश यादव ने भी लिख दी है। 35% वोट लेकर के वो खड़े हैं इस वक्त, और वो पूरा चुनाव मुद्दों पे लड़े। भाई हम लोगों ने देखा हमारी बेरोजगारी तमाम मसले थे जिस पर अखिलेश यादव स्पष्ट लड़ रहे थे। तो 35% वोट लेकर के वो खड़े हैं, और साल भर के बाद आपका चुनाव है 24 में, तो साल भर के अंदर आपको वो सारे काम करने होंगे जो अखिलेश यादव उठा रहे थे। तो खाली आप ही ने पटकथा नहीं लिखी, अखिलेश यादव ने भी लिखी, बशर्ते वो मजबूती से करें। बिल्कुल, वो हमें उम्मीद है क्योंकि उन्होंने इतने उससे उठाया है। और कल जो उनकी बात थी कि हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, तो हमको लग रहा है अखिलेश यादव में, भाई हम लोग देख रहे थे कि हाँ बेरोजगारी वगैरह पे वो बहुत अच्छा लगता है। एक पटकथा उन्होंने भी लिख दिया। देखिए फैजान साहब ने अपना काला चश्मा हटा दिया है, तो अब देखते हैं आपकी विजन में कुछ बदलाव हुआ है। तो अखिलेश यादव जी जनता के सामने भी नहीं आए और कुछ बातें भी नहीं की। तो ऐसे तो मायावती पे भी आरोप है, वो भी नहीं आई। हम आगे आज सुबह ही दे दिए अपना बयान। भाई मैं मैंडेट मिला है तो एक्सेप्ट करिए, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से आपका चैनल आपका है, सच्चाई का चैनल, माँ खुदा कह रहा हूँ, इससे अच्छा कोई चैनल नहीं है। बाकी आज तक जब से इनकी मतलब शुरुआत हुई मोदी जी की, इन्होंने जो है ऐसे चैनल को खरीद लिया था शुरू से अब तक। बताइए ये कोई अच्छी बात है? चैनल जो वो होना चाहिए जो सच्चाई दिखाए, जैसे हमारे रवीश कुमार भाई दिखाते हैं। उन्होंने कहा हमको मार दो, हमें कुछ, लेकिन मैं जो कुछ मतलब दिखाऊंगा सच्चाई दिखाऊंगा। आप लेकिन देखिए ऐसा है, वो चैनल की बड़ाई में नहीं लगते। हमारा ये कहना है कि आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें, ठीक है? हाँ, नेताओं की तारीफ से बड़ा डर लगता है, हाँ, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। क्यों सुरेंद्र जी है? अब कल को आप तारीफ कर देंगे, मुझे बड़ी चिंता होगी। देखिए पत्रकारिता की संकेत भाई तारीफ होनी चाहिए, और पत्रकारिता के और अच्छे काम की सब लोग। मेरा सवाल ये है कि 2024 की लड़ाई में आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्या कांग्रेस का ये दावा करना कि भाई मुख्य विपक्ष तो हम और हमारे आसपास, ये टीएमसी का आदमी क्यों मानेगा, या ये आम आदमी पार्टी वाले क्यों मानेंगे, या कोई और दल ये बात क्यों मानेगा? सब अपनी अपनी पटकथा, जैसे हाफिज भाई बता रहे थे, सब अपनी पटकथा लिखेंगे। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो
मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होनी चाहिए। इस जनता की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जमीन पर मुद्दों का संघर्ष करेगा, जैसे उम्भा से लेकर के लखीमपुर तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किया है, विपक्ष उसके ही साथ चलेगा। आज नेतृत्व की बात नहीं है, आज नरेंद्र मोदी जी को हटाने की और हराने की बात है, उनकी विध्वंसकारी नीतियों को हराने की बात है। और उसमें अगर आज क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? नहीं तो एक चीज है ना, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आज की डेट में हर पार्टी विपक्ष में दावा कर सकती है, जैसे कि अभी आप कह रहे थे पटकथा समाजवादी पार्टी ने भी लिख दी, वो भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, ओएसी भी लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी भी, बसपा भी, सब लगे हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप अपना मिशन एक ही है आपका? वो देखिए पीछे गाना बज रहा है, 22 में आए हैं, 27 में आएंगे। मैं आपको एक लाइन की बात बता देता हूं, मायावी लोगों से कभी भी कोई एक आदमी नहीं लड़ सकता। मायावी लोग बहुत बड़े हो गए हैं, कोई उनके पैर में तीर मारेगा, कोई नाभि में मारेगा, कोई माथे पर मारेगा, चाहे वो ममता जी हो, चाहे आप पार्टी वाले हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, और चाहे बाकी सब लोग हो, और कांग्रेस हो, कांग्रेस नाभि में मारेगी तीर, ये अपने आप में तय है। लेकिन मायावी लोगों को मारने के लिए ये आप इसका किस तरीके से जवाब देंगे? आपको लगता है कि वो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, छितरा हुआ विपक्ष जरूर लगता है, लेकिन सब अपने अपने स्तर पर लड़ाई करेंगे? भाई इनका मायावी से अर्थ ये होगा कि वो ऐसी बातें करके पब्लिक को गुमराह कर देते हैं, जो पब्लिक एक टेम्परेरी इंप्रेशन में आके उनको वोट दे देती होगी। इसका जवाब यही है कि आप जो सर्विस डिलीवरी पब्लिक को चाहिए वो दे दो। आप मायावी के जवाब में अपना ओरिजिनल मैनिफेस्टो उतार दो। और इस लिहाज से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन आपको मैं बोल देता हूँ 24 का विपक्ष बनने के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस है। आपके इतने राज्यों में सरकार विपक्ष। अच्छा, ये आप मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी का कहना है। हाँ, क्यों? इसलिए कि आपके पास राज्यों में प्रिंसिपल ऑपोजिशन इज कांग्रेस। No, they can become, they are nowhere right now on ground, nowhere, but how they can become? ऑलरेडी सरकारें हैं जो जनता को चाहिए, जिस वजह से जनता पसंद कर रही है नए विकल्प को, आप वो दे दो, आप वहाँ डिलीवर कर दो। आपको यूपी में आके क्यों कहना पड़ता है लड़कियों लड़ सकती हो? आप लड़कियों के लिए वहाँ पर जो जहाँ पर गवर्नमेंट है वहाँ पर पहले स्कीम्स दे दो। आप यहाँ पर लड़कियों को स्कूटी दे रहे हो, वहाँ पर दे दो। आप लीड बाय एग्जाम्पल। मैं आपको लगता है लीड बाय एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी को, या विपक्ष में जो कुछ भी हो उसको करना पड़ेगा? लड़कियों लड़ सकती हूँ उत्तर प्रदेश में, क्यों? यहाँ आपके स्टेक्स कम थे, पंजाब में कर देते या राजस्थान में कर देते। हमने हमारी हर स्टेट में आप देखिए जो योजना है वो पूरी तरीके से जो हम लागू करते हैं। हम कहते ये नहीं कि हम कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। अगर आप देखिए 40% टिकट की हमने बात करी तो हमने करके दिखाया, हमने पहल करी, हमने एक मैसेज दिया जो पूरे देश में एक बहुत बड़ा जो है मैसेज गया है, इस लड़कियों लड़ सकती हूँ नारा भी और साथ में 40% टिकट का। तो जो हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम है मोहम्मद फुरकान और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संविधान हमें बताता है कि सबसे बड़ा हक जो है वो जनता का है, और जनता का ये फैसला है कि उसने बीजेपी को बहुमत के साथ जिताया है, तो मैं बीजेपी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जो इंसिडेंट हुए उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस तरीके से ईवीएम पकड़ी गई, जिस तरीके से स्ट्रांग रूमों पर हमले किए गए, ज़बरदस्ती गाड़ियाँ उसके अंदर घुसी, हमें उसको भी उसके बारे में सोचना चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि जो सरकार बनेगी वो इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी, इसकी भी जांच करेगी। और समाजवादी पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये अगर वो हार गए हैं तो उनको अपनी हार के बारे में सोचना चाहिए। एक शेर के माध्यम से मैं समाजवादी से कहना चाहता हूँ कि तू बेगुनाह है तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दे गम में खोने से कुछ नहीं होगा, और सबब तलाश कर अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि एक समुदाय जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कई सालों से रह रहा है, और उसके दिल की बात यह है कि हालात के जख्मों से जिगर इतना खस्ता है कि अब तो फूलों को छूने से भी मुझको डर लगता है। तो मोदी सरकार एक ऐसे हालात बनाएगी कि जिसके अंदर जिस तरीके से उनका ये नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो मेरे ख्याल से ये नारा अब नारा न रहकर अमल में आएगा, क्योंकि बहुत से नारे हैं और बहुत से उनके जुमले नारा किसका अमल में आएगा? बीजेपी के लिए अमल में आएगा। जी हाँ, सबके साथ उम्मीद है हमें कि नारा अमल में। अब तो इनको योगी जी ने अब देखिए, अब मतलब जो तो बना रहे हैं, अब इनको चाहिए जो काम की बात है वो करना चाहिए। हमारे स्कूली बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, हमारे गांव के लिए पानी मिलना चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए सब पूरी पढ़ाई करना चाहिए। ये जो कहते हैं, ये जो बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो, बताइए इनकी औलाद होती, इनको
चाहे योगी बाबा हो चाहे ये हो, बताइए इनके पास औलाद लेना तभी ये कह रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा कि मोदी इनविंसिबल है, ये ऐसा है नहीं, ये नैरेटिव है। ये यूपी के चुनाव में इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि हम यूपी जीतेंगे तो देश जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो देखिए, वो पीछे प्रचार खत्म हो गया है, चुनाव जीत गए डॉक्टर मौर्य। खुशी है ये जीत की। वो जरा वो दिखाते हैं, एक नया गाना आया है, जरा सुन लेते हैं गाना। तो नारा ये है, गाना ये है कि 22 में योगी जी, 24 में और 27 में भी योगी और मोदी जी। देखिए, ये आए, अच्छी बात है। ये मूल रूप से यही तो शिकायत है इनसे कि भाई चुनाव खत्म हो चुके, ये चुनाव जीतना तो जानते हैं लेकिन जनता का भला करना भी तो जाने, लोगों को रोजगार भी तो दे दें, लोगों को स्वास्थ्य भी तो दे दें, लोगों को शिक्षा भी तो दे दें। आ जाए, अच्छी बात है। और जैसे ही चुनाव जीता, मोदी जी जो है गुजरात में कैंपेनिंग करने चले गए। तो आपको लगता है ये आरोप जो है ये बीजेपी के, आपको चुनाव जीतना आता है लेकिन बस वही आता है? नहीं, मुझे ये कोई बता दे कि क्या चुनाव बिना किसी मुद्दे के जीता जा सकता है? ये डबल इंजन की सरकार ने डबल फायदे लोगों को दिए हैं। इसी डबल इंजन की सरकार ने पहले कहा जाता था कि पढ़ाई कर लो, काम कर लो, खाने के लिए कोई सरकार नहीं देगी। ये काम के नाम पे वोट नहीं पाते हैं, ये सिर्फ जाति पोलराइजेशन करके वोट पाते हैं और कुछ नहीं। काम पे वोट पाते तो महंगाई, बेरोजगारी खत्म है। ये हार है, ये बोल रही है, और जनता का जो प्यार है वो भाजपा को मिल चुका है। हाँ वैभव जी, देखिए आपने एक बात बोला था, इन्होंने ये एक सेकंड, इन्होंने ये बोला, आम आदमी पार्टी ने बोला काम करके दिखा दो तो जनता मान जाएगी, और अगर काम नहीं करेंगे तो जनता नहीं मानेगी। ये जो कहा जा रहा है, जैसे फैजान साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया बीजेपी ने, इस वजह से जीत गए, आपका क्या मानना है इस पर? मैं कह रहा हूँ ये सब कवर अप है। हिंदू मुस्लिम कर दिया तो हिंदू मुस्लिम के आप चक्कर में क्यों आए? आपके मुद्दे इतने कमजोर हैं जो हिंदू मुस्लिम के पीछे छिप गए, वो आप लीड नहीं कर पाए उसको। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश दिल्ली में भी की गई, असफल हुए। अभी आपका कैमरा दिखा रहा था कि ये जो बच्चे जा रहे हैं, ये भीड़ और यूपी में बढ़ेगी क्योंकि ये बच्चे बेरोजगार हैं, ये खाली हैं। ये चुनावी नेताओं के पीछे रैलियों में इन लोगों को भर भर के ले जाया जाता है। क्या इन बच्चों को स्कूल में नहीं होना चाहिए? क्या इन बच्चों को जॉब नहीं करना चाहिए? ये गमछा बांधे जय जयकार करते नेताओं के चले जा रहे हैं। ऐसा देश हमें नहीं बनाना जो ट्रकों में बच्चे भर के किसी नेता का जय जयकार करते चले जा रहे हो। ऐसा देश तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे कैंपेनिंग तो आम आदमी पार्टी भी करती है। बिल्कुल कैंपेनिंग करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग होते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि किराए पे लाए और उनका भविष्य खराब कर दिया आपने राजनीति के सपने दिखा के और तमाम तरह के धार्मिक नारे लगवा के आप उनको स्कूल भेजना चाहते हैं। इनके में होता है कि लड़के पहले स्कूल जाते हैं, निकल के आके तब आप आदमी पार्टी के लिए लड़ते हैं। ये कौन सी बात हो गई? चुनाव जीता कोई भी है तो कैंपेनिंग जाहिर सी बात है, जीत का जश्न कोई भी मनाएगा। दिस इज नॉट द टॉपिक। आपकी भीड़ क्या थी? एमबीए करके क्लास करके तब आए थे। उत्तर प्रदेश ने 4 साल में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों पर लाठियां देखी हैं, 5 साल में लाठियां देखी हैं। मैं ये परेशान हूं कि अभी अगले 5 साल में क्या करना, क्योंकि एक बार भी इन्होंने गलती से भी नहीं कहा था कि हम किसी को नौकरी देंगे और फिर भी ये सत्ता में आए। अब ये क्या करने वाले हैं? ये बहुत भयावह सिचुएशन है। मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी प्रचंड जीत के बावजूद भी जनता के अंदर खुशी नहीं दिखाई पड़ रही। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे कंफर्टेबल एस्पेक्ट है वो ये होता है कि लड़ने दो, मोर द मेरियर, और विपक्ष में लोग आ जाएं, तो होगा ये कि वो आपस में एक दूसरे का वो जो भी होगा स्थान वो अपना लेते रहेंगे और उस चक्कर में हमारा वोट कंसोलिडेट हो जाएगा। और 2024 के उसमें 24 के एस्पेक्ट में आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस है बीजेपी का? बिल्कुल ये है कॉन्फिडेंस कि छितरा उठेगा विपक्ष। खूबसूरत सा गाना था वो, हम होंगे कामयाब। मैं 70 बरस पहले भी ये गाना सुनना था और 70 बरस बाद अगर जिंदा रहा तो यही गाना भाजपा वालों से सुनता रहूंगा कि हम होंगे कामयाब। वो कब होंगे ये शायद सवाल क्वेश्चन के तौर पर अभी भी नजर आएगा। किस संदर्भ में आप? मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि वो मुद्दे वो है ही नहीं, मुद्दे वो गौड़ हो गए, वो पीछे चले गए जो मुद्दे हुआ करते थे। यहाँ पर वही, जैसा मैंने पहले कहा कि वो बाइपोलर करके और तमाम विपक्षी पार्टियों को आपस में लड़ा दो और हमारा काम हो जाए, बस यही एक। आपको लगता है ये एक स्ट्रेटेजी रहती है जिसमें विपक्ष आ भी गया है और फंस भी गया है? बिल्कुल, ये आप संगठित ही नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल संगठित तो नहीं हो पा रहे हैं और बार बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाली जाती है जिससे विपक्ष टूटे। आप याद करिए 5वें चरण के चुनाव में अमित शाह जी ने कहा आकर के कि मायावती बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी? ये स्ट्रेटेजी कौन सी थी? उनको आके 5वें चरण में ये याद दिलाना पड़ा कि मायावती बहुत अच्छा लड़ रही। पहले चरण में ये क्यों नहीं याद था? क्योंकि पहले 5 चरण में उनकी स्ट्रेटेजी दूसरी थी, 6ठे 7वें में दूसरी थी और वो पूरी उनकी काम कर गई। लोगों ने उसे बाद में देखा, तो वो तो विपक्ष को गुमराह करते हैं। अब ये विपक्ष को देखना है कि उनको हराने के लिए हमें कैसे एक होना है और कितना समझौता करना है।
नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई, आप जीत गए, लेकिन आपकी पार्टी सफल नहीं हो पाई। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन था। जनता ने परिवर्तन और बदलाव के लिए वोट दिया है और हम लोग लगातार जनता के बीच में, उनके सुख दुख में, कष्ट में उनके साथ रहे हैं और जन मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार 5 साल संघर्ष करने का काम करते हैं। जनता ने हमको देखा है सड़कों पर संघर्ष करते हुए, और संघर्ष के दौरान हमारे ऊपर तमाम बार लाठीचार्ज, दमन, हम लोग जेल में गए हैं। तो उन संघर्षों के कारण जनता ने हमको वोट देने का काम किया है। मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये चुनाव तो चलिए आप लड़े, परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई समाजवादी पार्टी की, लेकिन अगला और अच्छा कर गया, इस वजह से आप सरकार नहीं बना पाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 22 का असर 24 पर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, अब हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे कि गैर भाजपाई जो पार्टियां उनको मिला करके चुनाव लड़ेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में अगुवाई कौन करेगा? देखिए, ये ख्याल जो है ये कई बार लोगों के मन में आ चुका है, लेकिन उसमें होता क्या है कि हर आदमी जो है वो नेता बनना चाहता है कि कोई भी इस तरीके का जो संगठन बनेगा। अब जैसे अखिलेश जो है वो 12-14% की बढ़त उन्होंने हासिल की है, वो भी चाहेंगे कि एक प्रमुख भूमिका निभाएं। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी चाहेंगी, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। विवाद नहीं है, आम आदमी पार्टी अभी पंजाब जीत के, कोई विवाद नहीं है। हम लोगों को उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट मिले हैं। 3 करोड़ जनता ने अखिलेश यादव जी को अपना वोट देने का काम किया है, इसमें कोई विवाद नहीं है। सब पार्टियां मिल करके, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, जो छोटी सारी पार्टियां हैं, वो हम सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और 2024 में सरकार हम लोगों की होगी। और 2024 में हम लोग में आप किसको जोड़ते हैं? देखिए, मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, जो छोटे और संगठन हैं। कांग्रेस का नाम नहीं लिया? गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस। आहो, अच्छा, नया विकल्प। सुरेंद्र जी, आपका चांस नहीं है बॉस। रविदास जी को बधाई जीतने की। सबसे बड़ी बात है कि अभी आज रविदास जी की स्थिति ये है, कल हो सकता है कुछ और हो जाए। जैसे कि चलते चलते, जैसे पहले चुनाव हमारे मुखालिफ लड़ रहे थे, हमने करहल नहीं लड़ाया, शिवपाल जी के खिलाफ नहीं लड़ाया, तो इन्होंने मोना के खिलाफ नहीं लड़ाया। तो सच बात यह है कि रविदास जी अभी रूठे हुए हैं हमसे पिछले चुनाव की वजह से। अच्छा। लेकिन हाँ, इस चुनाव में अब चूंकि जीत गए हैं तो अब कड़वाहट इनकी खत्म हो जाएगी। ये अनुभव है। 2009 में सपा और कांग्रेस के बीच में एक चीज हुई थी, फ्रेंडली फाइट। ये फ्रेंडली फाइट टाइप कोई चीज लगी। 17 बात कर रही है। 17 में गठबंधन हो गया, गठबंधन के बाद उनको टिकट मिल गया, और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी एक साथ मेरे लिए वोट मांगे। 29 जनवरी 17 को मेरे लिए वोट मांगे, और 30 जनवरी को एक दिन के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मारूफ खान खड़ा कर दिया। तो गठबंधन करने से पहले गठबंधन के नियम का पालन करना चाहिए। गठबंधन किया, और गठबंधन करने के बाद हमारे लिए वोट मांगा। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे लिए वोट मांग रहा है, और एक दिन के बाद मेरे खिलाफ खड़ा दिया। अब ये मेरा सवाल है, आपको लगता है ये गठबंधन जो है ये कभी कभी ठगबंधन में तब्दील हो जाता है? मैं आपसे अभी आता हूँ। आपको लगता है यही सबसे बड़ी कमजोरी रह जाती है विपक्ष की, कि हर बार गठबंधन तो होता है, शुरू गठबंधन से होता है, लेकिन फिर वो ठगे से महसूस करते हैं फिर लोग उस गठबंधन में, और यही गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगता है आने वाली राजनीति में कोई भी ऐसा गठबंधन सक्सेसफुल नहीं होगा जो पब्लिक की आकांक्षाओं को पूरा करने की बात नहीं कर पाएगा। जो उनको चाहिए, अगर वो डिलीवर करना आपके एजेंडा में नहीं है, तो आप कितने दिन तक गठबंधन करोगे? आप यही करते रहोगे, ये वाला मंत्रालय तुम ले लेना, वो मत लेना, और जनता आपको वोट नहीं देगी, तो मंत्रालय आपके व्हाट्सएप के अंदर ही रह जाएंगे। तो कहाँ तक मंत्रालय व्हाट्सएप में रह जाएंगे? ये इस बार भी यही हुआ था कि जो पार्टी को लोग विकल्प के तौर पे चुनना चाहते थे, वो विकल्प के तौर पे साबित अपने आप को नहीं कर पाई। अपराधी उनके पास भी थे, इनके पास भी है, बेरोजगारी वहाँ भी थी, यहाँ भी है, संविदा पे नौकरियां वहाँ भी थी, यहाँ भी है। तो कहाँ पर लोग जवाब देना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, राजनीति को अपराधी से मुक्त करने का काम तो राहुल गांधी जी ने किया। आज की डेट में हम पंजाब की इन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन बधाई कौशन के साथ दे रहे हैं। सच ये है कि इनके ऊपर अलगाववादियों से रिश्ते के आरोप हैं, जो किसी अपराधी से भी खतरनाक हैं। इनको उसको भी देखना पड़ेगा। आज की डेट में भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सबकी समान समस्याएं। आप पार्टी चुनाव जीत गई है मां, अपनी सीमांत। सवाल दूसरा है। सवाल ये था कि 22 के नतीजों से 24 पे क्या असर पड़ेगा? हाफिज साहब का कहना है, पटकथा तो समाजवादी पार्टी भी लिख रही है। मेरा बस ये कहना है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि इन्होंने गड़बड़ किया, गलत किया, समर्थन देते देते छिटक गए,
यही तो होता है। आम आदमी पार्टी का कहना है काम करके दिखाओ। गठबंधन जो हो, गठबंधन मन से हो, जनता को ये विश्वास हो कि ये गठबंधन हो गया है, ये टूटेगा नहीं, और ये गठबंधन जनता के हित में काम करने का काम करेगा, तब जनता को विश्वास होगा और तब सरकार बनने का काम होगा। अगर जो आज अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के गृह राज्य मंत्री तक बलात्कार करने का काम कर रहे थे शाहजहांपुर में। आप जानते हैं आरोप तो सपा पर भी है। कैसे, एक नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी आपके अलायंस पार्टनर में जो लोग थे, हम नाम बता रहे हैं। शाहजहांपुर में हमारी एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में जांच के आदेश हुए, उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुए। अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गृह गाड़ी से 5 किसानों को कुचल करके उनकी हत्या। आपको लगता है एक प्रयास हो रहा है? डॉक्टर मौर्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी घूम घूम करके ये प्रयास में रहेगी कि देखो इतने मुद्दे उठाए लेकिन जनता ने अपना मत दे दिया, सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव जीत गए, तो क्या ये मुद्दे अब खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए ये मुद्दे बिल्कुल नहीं खत्म होंगे, और जिस तरीके से अभी इन्होंने जो बात कही है वो गलत है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भी इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं, और इन्हीं के पार्टी के जो मुखिया उन्होंने कहा कि गलतियां हो जाया करती हैं, इस तरीके से इनकी पार्टी के लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया गया। हाथरस की अब बात करेंगे कि 3 सीट जीती है, जनता ने फिर से समर्थन दिया है। यही मेरी बात है, यही मेरी बात है। ये कहना नहीं, ये कहना बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि बार बार कोई अगर प्रकरण हो जाए, डॉक्टर मौर्य एक सेकंड, कोई अगर प्रकरण हो जाए उसके बाद चुनावी जीत के बाद आपका ये कहना देखो फिर भी जनता ने जिता दिया, तो क्या वो सही हो जाता है? जस्टिफिकेशन वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और उन पे कार्यवाही भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। और देखिए जिस तरीके से इस तरह की, वो देखिए बुलडोजर जा रहा है पीछे, एक बुलडोजर जा रहा है पीछे, जो कि चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना। बहुत बड़ी बात है, चुनाव जीत जाना सब कुछ ठीक करना नहीं होता। जिस तरह से इन्होंने पलायन के मुद्दे पे कराना पे किया, नाइदेशन चुनाव जीत गए, तो क्या वो सही पाए जाएंगे? बीजेपी अब कहेगी वो चुनाव जीत गए तो सही हो गए। क्या मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी चुनाव जीत गया तो ये क्या भाजपा मान जाएगा चुनाव जीत गए तो सब कुछ ठीक हो गया? लिहाजा चुनाव जीतना ये मतलब नहीं है कि आपके सारे बुरे कर्म। बताइए आपका क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव बीजेपी जीत गई है, लेकिन मुद्दे बरकरार हैं। प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। हाथरस के अंदर बलात्कार हुआ, उसकी जीप काट ली गई, 2 बजे रात में पुलिस ने पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगाने का काम किया था। पूरे प्रदेश में कहीं कोई बहन कह रहे हैं कि जीत, राजनीतिक जीत से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता में जबरदस्त गुस्सा है, और जनता में आप देख लीजिए कहीं कोई खुशी की लहर नहीं है। भाजपा की सरकार बनने से जनता में कोई खुशी की लहर नहीं है। आपका राइट टू रिप्लाई। देखिए अगर ये खुशी की लहर नहीं होती तो इतना बहुमत से नहीं आता, कमल नहीं खिलता। लोगों का मत है, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है। जिस तरीके से इस डबल इंजन की सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात की, उस पे वो अग्रसर है, और जो भी कमियां हैं उसको रिजॉल्व करने का हर एक बार मुद्दा फिर से दोहराना चाहता हूँ। बेईमानी और धांधली से समझा गया है। 28 तारीख को मैं जहाँ मतगणना होनी है उसके बाहर मौजूद था, मुझे मालूम हुआ कि एक गाड़ी अंदर खड़ी हुई है। मैं वहां गया तो मालूम हुआ उस गाड़ी के अंदर जो लखनऊ सेंट्रल का आरओ था मौजूद था। हमने कहा जब गाड़ी आने की नहीं है तो गाड़ी यहाँ लेकर के आप क्यों आए हैं? और गाड़ी की तलाशी ली गई तो आरओ सेंट्रल की गाड़ी में हथौड़ा, आरी, बेलचा, राड, छेनी और ताले, चाबी मिली। उस पर जांच हुई और जांच के बाद लखनऊ सेंट्रल के आरओ को हटाने का काम किया गया और एलईडी वहां लगाने का काम हुआ। लखनऊ में मतगणना स्थल के बाहर एलईडी लगाने का काम हुआ तो लखनऊ में लगी एलईडी, तो वो एलईडी आगरा में, बनारस में, बलिया में, गाजीपुर में, इस्लामपुर में लगने का काम क्यों नहीं हुआ? और सवाल इस बात का एक और है, कितनों को लगता है आप में से कि चुनाव आयोग ने अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं किया? आप में से किसको लगता है? एक बार देख लें। और पीछे जनता के लोग भी हैं, उनको भी दिखा देते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष काम नहीं किया। एक एक करके। हाँ, चुनाव आयोग जो है, सुन लीजिए, चुनाव आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया। उसको जो है रिटायरमेंट होने के बाद
भारत केंद्र की सरकार ने एक्सटेंशन करने का काम किया। इतने अधिकारी मौजूद हैं, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन का काम क्यों किया गया? लेकिन रविदास जी, अभी अगर आप चुनाव जीत जाते, आरोप यही लगता है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जहाँ बेईमानी हम लोग रोक पाए, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हम लोग जहाँ बेईमानी रोक पाए वहाँ जीत गए। यदि अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती तो वो ईवीएम की बात तब भी करती। हम जीतने के बाद कह रहे हैं, आप तो जीत ही गए महाराज। हम जीतने के बाद कह रहे हैं गड़बड़ी करने का काम हुआ, प्रूफ दे रहे हैं कि लखनऊ सेंट्रल का आरओ को हमने पकड़ा, उसकी गाड़ी से हथौड़ा, छेनी, आरी सब मिलने का काम हुआ। उसके बाद चुनाव आयुक्त ने जांच की करी और जांच में दोषी पाया गया और उसके बाद उसको हटाया गया। हाफिज, देखिए, चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से सोचना होगा इस बात पे कि इतने सवाल हैं विपक्ष के उनकी तरफ और किसी का उत्तर उन्होंने नहीं दिया, एक बार भी खंडन नहीं किया है। और बल्कि जो गलतियां उठाई विपक्ष ने वाराणसी ये सब में, उन्होंने माना कि हमसे गलती हुई है। तो ये सरसरी बात नहीं कि आप ऐसे कह के निकल जाइए। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण 24 का है और सारी गलती चुनाव आयोग को अपनी सुधारनी होगी और विपक्ष को भरोसे में लेना होगा, जनता को भरोसे में लेना होगा। ये इस तरीके से नहीं चलेगा कतई कि आप मतलब कुछ भी करते रहिए और जवाबदेही कोई नहीं है। भाई, अगर आप पे सत्ता पक्ष के साथ मिलीभगत का आरोप लग रहा है तो आपको बहुत गंभीरता से सेंट्रल एजेंसियों को अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लाना होगा, जनता का विश्वास पाना होगा। एक छोटा एग्जांपल 24 से पहले सुन लीजिए, इसी सरोजनी नगर से भाजपा के जो कैंडिडेट थे उनकी वाइफ यहाँ की आईजी जोन है। आप बताइए, चुनाव आयोग उसे हटाने का काम नहीं किया, जबकि सपा बसपा सबने उस पर। ये तो एक बहुत गंभीर आरोप है, मैं आपका जवाब चाहता हूँ। सबने ये मांग करी कि लखनऊ के जो आईजी हैं उनका पति जहाँ आईजी रहते हैं उसी घर में रहता है। प्रवर्तन निदेशालय में काम करने वाले और उसके बाद उन्हीं के घर का एक सहयोगी, उन्हीं के घर की उनकी पत्नी, उनके ऊपर ये आरोप कि वो आईजी हैं पुलिस की। ऐसे में निष्पक्ष काम कैसे होगा, कैसे उम्मीद की जाती है? काम हुआ ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ। जहाँ पे समाजवादी पार्टी की का जो भी कैंडिडेट जीता है, क्या वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? जहाँ पे बीजेपी भाई सरकार आपकी है, दरबार आपका है, उसके बाद आप कह रहे गड़बड़ी। ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है, ये खुद ये और कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, नहीं, ये हमने कब कहा? जहाँ हम लोग जीते हैं वहाँ भी गड़बड़ी हुई है। पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना होगा, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। जनता में प्रश्न। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानती हैं? नहीं, गड़बड़ी हुई नहीं तो हम लोग और भारी वोटों जीते हैं। मध्य को हम लोग जीते हैं और गड़बड़ी नहीं होती तो हम लोग और ज्यादा वोटों जीते हैं। हर जगह गड़बड़ी हुई, लोग 30-25 हजार की बढ़त लेके चल रहे थे और जहाँ पे 30-25 से नहीं जीत रहे थे वहाँ इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया और जहाँ हम लोग 30 हजार से जीत रहे थे वहाँ हम लोग जीत गए। मेरा एक सवाल ये है, आखिरी सवाल, आप लोगों को लगता है कि विपक्ष संगठित रूप से लड़ करके नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? क्या ये संभव है? हराएगा, 2024 में हराएगा। हर प्रयास किया था सबने और नहीं हरा पाए। कारण ये है कि इस डबल इंजन की सरकार में मुगल चले गए, मोदी जी भी चले जाएंगे। हमने तो अंग्रेजों को भी भगाया और इन अंग्रेजों के गुलामों को भी भगाया। मेरा कहना यह है कि जब झूठ सत्ता का इतना बड़ा हो जाए तो विपक्ष जो है उसका सच बहुत बड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द बिग फाइट।